9.5 सालों में तेलंगाना बनने के बाद क्या क्या हुआ, एक बार आप गौर कीजिए। अगर आप एक बार हिंदुस्तान का, आज मुल्क का एक बार हालात देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में 28 राज्य हैं, 28 रियासत हैं, 28 स्टेट हैं आज, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी अगर मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश। 4 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश में। क्या बजट है माइनॉरिटीज का उत्तर प्रदेश में? 1700 करोड़। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, जहां की आबादी है 2.5 करोड़ और वहां की आज बजट है 2100 करोड़। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, जहां की आबादी है 1 करोड़ 40 लाख और वहां की माइनॉरिटी वेलफेयर बजट है 670 करोड़। उसके बाद आता है कर्नाटक, जहां की आबादी है 90 लाख और वहां की बजट है 2000 करोड़। और उसके बाद आता है अपना तेलंगाना, जहां आज यहां माइनॉरिटीज की आबादी है 50 लाख और बजट है 2200 करोड़। सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा बजट देने वाले चीफ मिनिस्टर है हमारे केसीआर साहब। अगर आप पिछले 9.5 साल अगर हमारी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आपको एक चीज देखने को मिलेगा। पिछले 9.5 सालों में केसीआर साहब के सदारत में तेलंगाना हुकूमत ने 12,000 करोड़ खर्च किया माइनॉरिटी वेलफेयर के वास्ते। मतलब करीब करीब सालीना 1200 करोड़ खर्च किया केसीआर साहब ने और एक गवर्नमेंट ने। और इन 1200 करोड़ों में से 700 करोड़ आज हमारे बच्चों की तालीम के वास्ते, उनकी बेहतर जिंदगी के वास्ते, उनको काबिल बनाने के वास्ते, उनकी हिम्मत बढ़ाने के वास्ते, उनको दुनिया से मुकाबला करने वाली एक ताकत देने के वास्ते केसीआर साहब ने टिमरिस जैसे एक इंस्टीट्यूशन चालू करके, जो 2 स्कूल थे इससे पहले, तेलंगाना बनने से पहले हमारे बच्चों के वास्ते, उनका संख्या बढ़ा के, उनका नंबर बढ़ा के 204 स्कूल आज टिमरिस के जरिए 1 लाख बच्चों को पढ़ाने के वास्ते केसीआर साहब ने, तेलंगाना हुकूमत ने चालू किया, तश्कील किया 204 स्कूलों का। मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश करता हूं, सोचने के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं। ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आज कांग्रेस पार्टी आगे बात करती है, कहती है कि केसीआर एजेंट है बीजेपी के, बीआरएस जो है बीजेपी के साथ मिलजुल के हैं। भाइयों बहनों, आप एक बात सोचो, आज जो कांग्रेस पार्टी यहां आके बात करती है और बीजेपी के बी टीम करके आज केसीआर को और बीआरएस को बदनाम करने की कोशिश करती है, आज तक, आज भी वो महाराष्ट्र में, बगल में जो महाराष्ट्र है, वहां शिवसेना के साथ मिलके हैं। शिवसेना जैसी पार्टी जो अपने आप को हिंदू पार्टी मानती है, जो मुसलमान को दुश्मन मानती है, उनके साथ गठबंधन में रहने वाले, उनके साथ सरकार चलाने वाले, उनके साथ अलायंस में रहने वाले पार्टी आज आके तेलंगाना में ये बोलती है कि हम बीजेपी के साथ हैं। मैं भाइयों बहनों, मैं गुजारिश करता हूं आपसे, एक बात सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं। आज केसीआर साहब के लीडरशिप में पूरे हिंदुस्तान के लिए तेलंगाना एक मिसाल बन गया। गंगा जमुना तहजीब का मिसाल है तेलंगाना। आज अगर आप देखेंगे, किसी ने पूछा नहीं, सरकार ने, हुकूमत ने आदेश नहीं दिया, कोई ऑर्डर नहीं पास करा, पर हमारे हैदराबाद के भाइयों ने यह तय किया, मुसलमान भाइयों ने, कि जब गणेश का निमज्जन था और मिलाद का जलसा था, हमारे मुसलमान भाइयों ने, दानिशमंद लोगों ने यह तय किया कि क्लैश नहीं करना है, हम अपना तारीख बदलेंगे, डेट बदल लेंगे और हमारे हिंदू भाइयों का साथ देंगे। यह है गंगा जमुना तहजीब और यह है सेक्युलर होने का पहचान। तेलंगाना का आज जो मुकाम है, तेलंगाना का जो आज पहचान है सारे हिंदुस्तान में, यहां कोई शहरी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है। आज हर कोई तेलंगाना में बराबर का उनका इज्जत मिलता है, बराबर का उनका हक मिलता है। आज तेलंगाना हुकूमत केसीआर साहब के सदारत में हर किसी का रीत रिवाज का इज्जत करती है। अगर मुसलमान भाइयों को और मुसलमान बहनों को रमजान के वक्त तोहफा दिया जाता है, हिंदू भाइयों को, हिंदू बहनों को बतुकम्मा के वक्त, दसरा के वक्त उनको भी तोहफा दिया जाता है, और हमारे क्रिश्चियन भाइयों को, बहनों को क्रिसमस के टाइम पे तोहफा दिया जाता है। आज केसीआर साहब ऐसे लीडर हैं
जो एक ही चीज में विश्वास रखते हैं। कभी भी पिछले 24 सालों में केसीआर साहब ने मजहब के नाम पे सियासत नहीं किया। केसीआर साहब एक ही चीज में विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं। कभी मखदूम मोइनुद्दीन ने कहा था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले ते चलो, सारे जमाने को साथ लेके चलो। केसीआर ऐसे लीडर हैं जो मजहब के नाम पे सियासत नहीं करते हैं, मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं। वो गरीब को गरीब की तरह देखते हैं। अगर कोई गरीब को, हिंदू गरीब को अगर कल्याण लक्ष्मी मिलती है, तो मुसलमान अगर आप हैं तो शादी मुबारक आपको मिलता है। साथ ही साथ आज हर चीज में, हर शोबे हयात में आपको आगे ले जाने की, आपको तरक्की के रास्ते पे ले जाने की कोशिश आज केसीआर साहब की हुकूमत कर रही है। आप एक बात सोचिए, आज क्या हालात है मुसलमानों की हिंदुस्तान में। खुलेआम पार्लियामेंट में, खुलेआम लोकसभा में यह कहा जाता है, अगर आप मुसलमान हो तो आप आतंकवादी हो, आप मुला हो, आप उग्रवादी हो। आज बाहर क्या हालात है, आज मजबूर किया जाता है कि आप हिजाब मत पहनो, हलाल पे चर्चा होता है और बेकार चीजों पे आज खाली पीली एक तनाव पैदा करने की कोशिश चल रही है हर जगह। पर वो आज तेलंगाना का क्या माहौल है? तेलंगाना में पिछले 9.5 सालों में एक दिन भी कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ी? मैं इसी हैदराबाद में, मेरी परवरिश हुई इसी हैदराबाद में, मैं बड़ा हुआ। मेरे को याद है मेरे बचपन में यहां पे इसी हैदराबाद में हर साल, चाहे वो गणेश के टाइम पे हो या कोई और फेस्टिवल के टाइम पे हो, कर्फ्यू लगती थी 7 दिन 10 दिन। क्यों? क्योंकि एक सियासी झगड़ा, हिंदू मुसलमान भाई हमेशा साथ थे, साथ रहेंगे। पर जो एक साजिश थी, जो एक कोशिश थी हमको अलग करने की, इसको लेके कांग्रेस ने बहुत खूब फायदा उठाया और बीजेपी ने बहुत फायदा उठाया और काफी हद तक आप उनको वोट देते रहे। आज मुझे हंसी आती है कांग्रेस के लीडरों को सुनते हुए। वो कहते हैं कि एक मौका दो, तेलंगाना को हमने आपको दिया। मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से पूछता हूं, एक मौका, क्या आपने उनको एक मौका दिया? आपने तो उनको 11 मौका दिया। बार बार आपने मौका दिया उनको और उन्होंने बार बार आपको धोखा दिया। आप मौका देते गए, वो आपको धोखा देते गए। मैं इसलिए ये बात कहता हूं और आपको सोचने के लिए मजबूर करता हूं। आप ये बात सोचिए, आज 50 साल पहले अगर, या 75 साल पहले आजादी के वक्त क्या हाल था मुसलमान का हिंदुस्तान में, आज क्या हाल है। अगर आप बेहाल हैं, अगर आप और गरीबी में फंस गए और लाचारी में और पासमंदगी में आप फंस गए, कौन जिम्मेदार है इसका? आपने मौका दिया कांग्रेस को और उन्होंने आपको धोखा दिया। इसलिए गरीबी बढ़ी, लाचारी बढ़ी और हालात और भी बदतर हो गया। इसलिए आज मुलाजिमात में, हर वो चीज में जिसमें आपको इंसाफ मिलना था, नहीं मिला। कांग्रेस ने हमेशा आपको एक वोट डालने की मशीन की तरह देखा, उसके अलावा कुछ नहीं। बार बार उन्होंने बीजेपी को दिखाया और किसी को दिखाया, आपका वोट लिया और गद्दी पे बैठ गए, फिर आपको भूल गए, आपके लिए कोई प्रोग्राम नहीं करे। आज बहुत बोलते हैं वो, फिर एक बार कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को दिखा के, किसी और को दिखा के, आपको डरा के, फिर केसीआर से आपको दूर करने की साजिश है। मैं अब तमाम भाइयों से, बहनों से पूछता हूं, क्या हमारी याददाश्त इतनी कमजोर है? क्या हालात थे और क्या हाल हुआ आज? 1952 में जब हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट जो बनी, आज कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी यहां आके बोलते हैं केसीआर और मोदी मिलके हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या हमारी याददाश्त कमजोर है? 1952 में जब नेहरू साहब की पहली गवर्नमेंट बनी थी, उसमें क्या आरएसएस के लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे? आपके साथ नहीं थे 1952 में गवर्नमेंट में? वो क्या हम भूल गए? वो आरएसएस हमेशा से आपके साथ थी। आज नहीं, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, मेरी बात नहीं है। कई सारे किताब है, कई सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है ये प्रूव करने के लिए कि इंदिरा गांधी का भी साथ दिया आरएसएस ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। राजीव का भी साथ दिया और राजीव ने क्या किया? बहुत कुछ किया, बहुत नाइंसाफी आपके साथ किया, ये आपके सामने है।
मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, बट एक बात जरूर कहूंगा। आज जो लोग बीजेपी को बार बार दिखा के, आपको डरा के आपकी वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका लीडर, कांग्रेस के लीडर, पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने खुद सोनिया जी को लेटर नहीं लिखा? क्या लिखा उन्होंने? कि आप आज एक आरएसएस के आदमी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बना रहे हो, रेवंत रेड्डी को। ये क्या नाइंसाफी है हमारे साथ? उन्होंने लेटर लिखा। ये आपके पास आज खुलेआम मिलेगा कहीं भी, अगर आप गूगल करेंगे, यूट्यूब जाएंगे, आपको लेटर मिल जाएगा। मैं आज पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है पूरे अवाम को? मैं भाइयों से, बहनों से एक और चीज भी पूछना चाहता हूं। अगर आज 10 साल के बाद कोई कर्फ्यू नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, अगर हम लोग मिलजुल के भाईचारे के साथ, अमन के साथ, खुशहाली के साथ, हर शहरी आज तेलंगाना में आज पूरी तरह से महफूज है और अपने आप को महफूज महसूस करता है, आपको इस बात से क्यों तकलीफ हो रही है? कांग्रेस वालों, आपको क्या बेचैनी है? 10 साल क्योंकि आप सत्ता से, हुकूमत से दूर हैं, इसलिए बेचैन हैं। पैसे बनाने की जो आदत है, पैसे जो लूटने की जो आदत है आपकी, क्योंकि गद्दी नहीं है, बेचैनी हो रही है। इसीलिए बार बार डरा के, धमका के, किसी और को शैतान बना के, दिखा के वोट लेने वाली जो एक स्ट्रैटेजी आपकी है, इस बार नाकाम हो जाएगी। क्योंकि लोग समझ गए कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। आज मैं भाइयों से, बहनों से बस एक चीज जरूर कहूंगा कि आप वोट डालने से पहले सोचना जरूर, क्योंकि जिन्होंने जिद्दोजहद की तेलंगाना के लिए, जिन्होंने इतना इस हद तक कोशिश की कि मौत के मुंह में जाके जिद्दोजहद करके 11 दिन फास्टिंग करके तेलंगाना लाने वाली केसीआर, और दूसरे तरफ तेलंगाना के मुखालिफत करते हुए राइफल लेके तेलंगाना आवाम पे अटैक करने वाले रेवंत रेड्डी, और तीसरी तरफ है बीजेपी। वो तो आप ही बेहतर जानते हैं। अगर इस हिंदुस्तान में, सारे मुल्क में किसी लीडर ने मोदी को फासिस्ट कहा, मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, वजीर आजम बनने के बाद फासिस्ट कहा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लीडर केसीआर साहब है, जून 2014 में। क्योंकि जब हमारे 5 मंडल लिए गए थे और जबरदस्ती उनको मिलाया गया था आंध्रा में, केसीआर साहब ने पहले ही बोला ये आदमी फासिस्ट है, ये आदमी, इसकी यकीन नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की इज्जत नहीं करता, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की इज्जत नहीं करता। और उनका रवैया तो आप देख रहे हो, या तो जुमला या हमला, या तो जुमले से चलाते हैं या हमला करके कोशिश ये करते हैं डराने की, धमकाने की। हम वादा करते हैं आपसे, गर्दन कट जाए फिर भी ठीक है, बट सर झुकाएंगे नहीं उनके सामने। लड़ेंगे जरूर और कोई भी हद तक, क्योंकि ये सियासी बात नहीं कह रहा हूं मैं सोहेल भाई से भी यही बात कहा था मैंने। आज मेरे 2 बच्चे हैं, मैं एक बाप हूं। मेरा एक लड़का है जिसका उम्र है 18, मेरी बेटी है जिसकी उम्र है 14। बाप होने के नाते फिक्र है मुझे मेरे बच्चों की, क्योंकि आज जो माहौल है हिंदुस्तान में, इसको देख के डर लगता है। 25 करोड़ मुसलमानों को आज एक विलन बना के दिखाने की कोशिश, गद्दार बना के दिखाने की कोशिश। हर वो चीज में जब कोई बात होती है, कोई अनरेस्ट की बात होती है, ये कहा जाता है कि आप इस मुल्क से नहीं हो, आप ताल्लुक नहीं रखते इस मुल्क से। मैं याद दिलाना चाहता हूं उनको, सबसे ज्यादा आबादी अगर मुसलमानों की इस धरती पे कहीं है तो हिंदुस्तान में है सबसे ज्यादा आबादी। और 25 करोड़ भाइयों को, बहनों को दुश्मन दिखा के, 25 करोड़ भाइयों को आज बाकी अवाम के साथ एक तनाव पैदा करके, अनरेस्ट पैदा करके जो आप साजिश कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो वोट हड़पने की, ये हमारे आगे आने वाली नस्लों के लिए अच्छी बात नहीं है, हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। आप जो बार बार बोलते रहते हो कि हिंदू खतरे में है, भाइयों हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान खतरे में है। आप ये सोचो, क्योंकि आज ऐसे लीडर जो मजहब के नाम पे सियासत करते हैं, जो लोग बात करते हैं मस्जिदों को खोदने की, जो लोग बोलते हैं अगर उसमें एक लाश मिलता है तो आपका है, वरना शिवलिंग मिलता है तो हमारा है, ऐसे लीडरों को, ऐसे पार्टियों को हमें
डिपॉजिट उनका जब्त करना चाहिए, जमानत उनके जब्त करे जैसा एक हमारा फैसला होना चाहिए। साथ ही साथ कांग्रेस के बारे में भी आप सोचिए, क्या दिया कांग्रेस ने 55 सालों में? गरीबी बढ़ाए, लाचारी बढ़ाई और गरीब बनाए मुसलमानों को और सारे देश के अवाम को, और आज फिर से आके आपको बीजेपी को दिखा के वोट मांगने की कोशिश कर रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक ऐसी सेक्युलर लीडर को दिखा दीजिए केसीआर साहब के अलावा जिन्होंने इस हद तक कोशिश की, हमारे आगे आने वाली जनरेशंस के बारे में उन्होंने सोचा, इतने बड़े तादाद में स्कूल चालू किया और इतने ही बड़े तादाद में आज जूनियर कॉलेजेस उन्होंने चालू किए। और साथ ही साथ एक और वादा भी मैं करता हूं, आते आते मेरी बात हो रही थी आबिद रसूल खान साहब के साथ। आज हमारे जो 100 से ज्यादा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो पिछले 10 साल में बंद हो गए, मैं तमाम इंस्टीट्यूशन के जो मैनेजमेंट है उनसे भी और हमारे बच्चों से भी, जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो आज डॉक्टर बनने के ख्वाब देखते हैं, उन तमाम भाइयों को, तमाम बच्चों को भी मैं वादा करता हूं, क्योंकि हमने बढ़ाए टिमरिस के स्कूल और जूनियर कॉलेजेस। जरूर आपको एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी मिलना चाहिए। आगे नेक्स्ट टर्म में जरूर वो काम भी हम कर दिखाएंगे और आपका पूरी तरह से मदद भी देंगे। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के बारे में भी लेके जो एक मन में आपके एक जो इच्छा है, जो एक आपका तमन्ना है कि इसको और मजबूत करना है, इसको और आगे ले जाके आपके फायदेमंद बनाना है, उसको लेके भी और लगातार कोशिश करेंगे। कुछ हद तक हमने कोशिश की, पर और कोशिशें करेंगे उसको मजबूत करने की, ताकि आवाम का फायदा हो, आप सब भाइयों का, बहनों का भी फायदा हो। आखिरी में मैं बस इतना ही कहता हूं, आज हिंदुस्तान का हालात अब देखिए, आज बाकी जगह क्या हाल हो रहा है, किस चीज पे चर्चा हो रहा है, ये भी देखिए। हलाल पे चर्चा होता है, हिजाब पे चर्चा होता है, बात होता है कर्नाटक इलेक्शन के दरमियान कि बजरंग दल को बैन किया जाएगा। क्या किया उन्होंने? अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे जाके भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है इस्तेमाल करना है आपको वोट डालने वाली एक